कहते हैं राजनीति में जो आज है जरूरी नहीं कि वो कल भी था और आने वाले कल में भी रहेगा। तो सिर्फ आज ही राजनीति का सच है और बीजेपी इस आज को इतना मजबूत कर लेना चाहती है कि कल बदल ना पाए। 2024 की सियासत का वो सिंहासन जिस तक पहुंचने के लिए बीजेपी अलग अलग रास्ते अपना रही है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और श्योर शॉट जीत का रास्ता महाराष्ट्र से होकर गुजरता है, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। ये कहानी तब तक अधूरी है जब तक कि महाराष्ट्र की सियासी महत्व को समझा ना जा सके, और उसको समझाने के लिए हाजिर हूं मैं, और इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलना होगा। देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की ये तस्वीर 2014 की है। दरबार सजा है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह तब तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं था जब तक ये शपथ समारोह हुआ। 2014 में जब सरकार बननी थी तो बीजेपी को समर्थन की जरूरत थी और उस समय एनसीपी यानी कि शरद पवार ने बीजेपी को बाहर से समर्थन देने का प्रस्ताव दिया। उसी समय शिवसेना को सत्ता से बाहर होने का डर लगा और शिवसेना ने बीजेपी को समर्थन देने का फैसला लिया। बीजेपी ने नेचुरल अलाई मानकर शिवसेना का समर्थन लिया और फिर 2014 में भाजपा और शिवसेना की साझा सरकार चली। एक बार फिर 2017 में शरद पवार ने बीजेपी का साथ अलायंस करने की इच्छा जताई, लेकिन शर्त थी कि शिवसेना को बाहर करना होगा। लेकिन एक बार फिर बीजेपी ने विचारधारा एक जैसी होने के चलते शिवसेना को ही अपना पार्टनर चुना। तो यहां गौर फरमाने वाली बात क्या है, वो ये है कि 2014-2017 में शरद पवार बीजेपी के साथ सरकार में आना चाहते थे। देखिए, दरअसल कांग्रेस से टूट होकर एनसीपी बनी थी। एनसीपी का कुछ वोट बैंक कांग्रेस का था। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि पार्टी के पास वैसा कोई फिक्स सपोर्ट नहीं था। एनसीपी में ज्यादातर रसूखदार या कह सकते हैं कि अपनी अपनी कम्युनिटी के सरदार हुआ करते थे, जो अपने अपने दम पर अपने अपने वोट बैंक से चुनाव जीतकर चुनकर आया करते थे। लेकिन पार्टी हमेशा से सत्ता में रहना चाहती थी। एनसीपी का यह अतीत समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसका साफ मतलब यह है कि पार्टी सत्ता से बहुत दिन तक दूर नहीं रह सकती और पार्टी नेताओं की ये चाहत आने वाले दिनों में बगावत की बड़ी वजह बनने वाली थी। और इसका असल खेल हुआ 2019 में, जहां कई समीकरण बिगड़े भी और बने भी। इसी साल यानी 2019 की मैं बात कर रही हूं। 2019 में महाविकास अघाड़ी यानी कि कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना की सरकार बनी। लेकिन सरकार बनने से पहले एनसीपी पिछले दरवाजे से बीजेपी से बातचीत शुरू कर चुकी थी। यहां एनसीपी का मतलब शरद पवार से। पहले की तरह ही शरद पवार ने 2019 में भी बीजेपी के साथ आना चाहते थे, लेकिन यहां भी पवार ने एक शर्त रख दी और वो थी कि इस बार देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे। और मेरे विश्वास सूत्र के मुताबिक शरद पवार ने यह भी कहा कि चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो बीजेपी से, कोई भी चेहरा ला दीजिए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अब इसकी वजह भी समझ लेते हैं। देवेंद्र फडणवीस से शरद पवार नाराज थे। क्यों थे? पवार को लगता था कि देवेंद्र फडणवीस ने करप्शन के मुद्दे एनसीपी के खिलाफ खोले हैं और उनको टारगेट किया जा रहा है। यही वजह थी कि पवार और फडणवीस के बीच में दरार गहरी हो गई थी। उधर देवेंद्र फडणवीस शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे से लगातार संपर्क में। ये समझना बहुत जरूरी है कि देवेंद्र फडणवीस चाहते थे कि शिवसेना का समर्थन मिले,
और बीजेपी और शिवसेना की सरकार बने। नेचुरल अलाय। लेकिन सूत्र बताते हैं कि उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को फोन किया और देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को फोन किया। उद्धव ठाकरे ने फोन नहीं उठाया। मुलाकात करनी चाहिए, मुलाकात भी नहीं हो पाई और जिससे फडणवीस का ईगो हर्ट हो गया और इसका नतीजा हम सबके सामने आ गया। फडणवीस के बदले की कहानी मैं आपको आगे सुनाऊंगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर बीजेपी को अजीत पवार की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि सरकार बन गई थी, 2 सरकारें चल रही थी, मराठा चेहरा भी साथ था। दरअसल अजीत पवार मेहनती हैं और कहते हैं कि उनके लिए कहा जाता है कि वो कमिटमेंट के पक्के हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी को कमिटमेंट दे दिया है और सुना तो ये भी है कि अजीत पवार ने 2024 के लिए कुछ खास कमिटमेंट लिया भी है। लेकिन आज तक महाराष्ट्र में ये बात जाननी जरूरी है इतिहास की, आज तक महाराष्ट्र में एनसीपी का नेता मुख्यमंत्री नहीं बना, कभी नहीं बना। हाँ, ये बात अलग है कि शरद पवार मुख्यमंत्री बने, कई बार बने, लेकिन तब वो कांग्रेस में हुआ करते थे। हर बार एनसीपी की सीटें कम आई और कांग्रेस का मुख्यमंत्री बना, कांग्रेस की ज्यादा आई थी, लिहाजा मुख्यमंत्री कांग्रेस का था। एक बार ऐसा हुआ कि एनसीपी की सीटें ज्यादा आई, लेकिन फिर एनसीपी ने गृह मंत्रालय चुना और मुख्यमंत्री कांग्रेस का ही बना। अब आपको आगे ये बता देते हैं कि क्या इसके मायने ये है कि 2024 में अजीत पवार ने मुख्यमंत्री पद का कमिटमेंट लिया है? ये बड़ा सवाल है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए। अजीत पवार को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी के पास एक और बड़ी वजह है और वो जरूरत बीजेपी की थी। दरअसल बीजेपी के पास महाराष्ट्र का कोई बड़ा मराठी चेहरा, एक्टिव चेहरा, मराठी चेहरा नहीं था जिसका रसूख हो। ये बात सही है कि अजीत पवार का भी एक लिमिटेड, पूरे महाराष्ट्र में नहीं, एक लिमिटेड इलाके में है। ठीक वैसे ही जैसे अभी के मुख्यमंत्री शिंदे का एक लिमिटेड इलाके में उनका वर्चस्व है, ठाणे हुआ, अलग हुआ, वैसे ही। लेकिन जहां पर अजीत पवार का वर्चस्व है उस पर बात कर लेते हैं, वो है वेस्टर्न महाराष्ट्र। वेस्टर्न महाराष्ट्र में जहां लगभग 7 जिले आते हैं और ये 7 जिले महाराष्ट्र को बिजनेस इंडस्ट्री देते हैं। ये इलाका, और आपको तो पता ही है कि महाराष्ट्र वैसे भी बिजनेस कैपिटल है देश का, यह इलाका शुगर बेल्ट का है, यहाँ गन्ने की खेती होती है और यहाँ के किसान भी लाखों कमाते हैं। यह आईटी हब है, यहाँ बड़ी इंडस्ट्रीज हैं और यहाँ पर केवल शरद पवार और अजीत पवार का रसूख चलता है। इस इलाके में आपको अगर बता दें कि सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, अहमदनगर, ये तमाम वो इलाका है। तो जहां की सीटें, वहां पर एंट्री भाजपा की कभी नहीं हो सकती थी जब तक कि अजीत पवार उनके पाले में नहीं। यहां भाजपा को एंट्री करने के लिए अजीत पवार की जरूरत है। ये इलाका एनसीपी का गढ़ इसलिए भी रहा क्योंकि यहां पर कोऑपरेटिव सेक्टर में इंडस्ट्री खोली गई, एजुकेशनल हब खोले गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोले गए, शुगर मिल खुली और ये सभी इलाका एनसीपी का वोट बैंक बन गया और छोटे छोटे कोऑपरेटिव बैंक जो बैंक हैं उस पर भी एनसीपी का कब्जा रहा करता था। अब देखिए, वेस्टर्न महाराष्ट्र के अलावा इन सीटों पर अजीत पवार की ताकत है। आपको वो भी बता देते हैं कि किसको जिताना है, इसमें उनकी भूमिका अहम होगी। अहमदनगर, उस्मानाबाद, अमरावती में अजीत पवार की ताकत है। इसके अलावा अजीत पवार के साथ जो नेता आए हैं वो अपने क्षेत्र में बाहुबली हैं। छगन भुजबल नासिक, प्रफुल्ल पटेल भंडारा, गोंदिया और सुनील ताटकर रायगढ़ से हैं, धनंजय मुंडे बीड से हैं। ये तमाम दिग्गज हैं अपने अपने इलाकों के और ये सारा वोट बैंक बीजेपी के साथ जा रहा है। हाँ, ये बात भी आपको आगे बताएंगे कि वो वोट बैंक जो एनसीपी का बीजेपी के साथ जाने से छिटक गया है, एनसीपी का वोट बैंक, उस वोट बैंक को जो हो सकता है कि अपनी घर वापसी कांग्रेस के साथ कर ले, वो वोट बैंक को रोकने के लिए बीजेपी की क्या रणनीति है, अगर संक्षिप्त में बताया जाए तो पहला बीआरएस और दूसरा कांग्रेस पे टूट। लेकिन फिलहाल आपको अभी बताते हैं कि अजीत पवार, जाहिर है कि बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान अजीत पवार बड़े मददगार साबित होते, जो हमने तमाम आपको बात बताई है। और बीजेपी 2024 के लिए कितनी ज्यादा मेहनत और फोकस्ड है ये हम रोज देखते हैं, जिस तरीके से बैठकें हो रही हैं, जिस तरीके से टारगेट फिक्स हो रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में अभी वक्त था, तो सवाल ये भी यहां पर उठता है कि अजीत पवार को इतनी जल्दी क्यों थी कि वो अपने लोगों को साथ लेकर बीजेपी की सरकार में शामिल हो गए। वो इसलिए थी
कि ठाकरे और कांग्रेस के साथ लोकसभा सीट शेयरिंग पर इसी हफ्ते मीटिंग होने वाली थी। उद्धव ठाकरे ने एनसीपी पर दबाव बनाया था कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग की जाए। अगर सीट शेयरिंग होती तो फिर अजीत पवार को अपने लोगों के साथ पार्टी से निकलना मुश्किल हो जाता। इसीलिए सीट शेयरिंग से पहले ही अजीत पवार बाहर निकले। और दूसरी तरफ विपक्षी दलों का अभी अगली मीटिंग में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनने वाला था। उसमें प्रफुल्ल पटेल शामिल हो जाते तो फिर वापस बीजेपी के साथ जाना मौका हाथ से गंवाने जैसा होता। अब विपक्षी पार्टियों की अगली मीटिंग में एनसीपी कमजोर हो गई और विपक्ष भी कमजोर हो गया है। विपक्ष उस चक्रव्यूह में फंस गया है और सबकी नजरें शरद पवार पर हैं। उन शरद पवार पर जो अभी अपने बचे कुछ नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। भले ही शरद पवार जब पहुंचे या सुप्रिया सुले ने अपील करी तो ढोल नगाड़े बज रहे थे, शक्ति प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन बैठक के अंदर कितना शक्ति प्रदर्शन हो पाता है ये कुछ देर में आपके सामने आ जाएगा। यानी अजीत पवार को साध कर बीजेपी को बड़ा मराठी चेहरा मिल गया, मराठी वोट बैंक तक पहुंचने का एक्सेस मिल गया और साथ ही वेस्टर्न महाराष्ट्र में एंट्री हो गई। पुणे, बारामती, कोल्हापुर, सोलापुर, माधा शिरूर, मावल, सितारा, सांगल और हटकांगले सीटों पर असर दिखने का मौका भी मिल गया। बहुत बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जहां उनका वोट बैंक नहीं था वहां पर एंट्री होना। आपने देखा जम्मू कश्मीर और तमाम ऐसे राज्य जहां पर उनका वोट बैंक नहीं था, लेकिन धीरे धीरे पार्टियों के साथ गठबंधन करने के बाद उन्होंने जो अपना संगठन फैलाया, चाहे फिर वो आंध्रा की बात हो, तेलंगाना की भी बात हो। और यही वजह है कि बीजेपी अब थोड़ी निश्चिंत है और 2024 में जीत के लिए आश्वस्त होती दिखने लगी। जबकि सूत्र बताते हैं कि बीजेपी ने एक सर्वे किया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसकी वजह से बीजेपी एक्शन में आई। सर्वे किया जो कहता है कि फिलहाल महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं लोकसभा की और उसमें से सर्वे में ये कहा गया कि भाजपा और शिंदे मिलाकर, जो शिंदे वाली शिवसेना है वो मिलाकर केवल 22 सीटें जीत रही है। यानी कि जबकि 2019 में बीजेपी ने गठबंधन के साथ मिलकर 48 में से 41 सीटें जीत ली थी और इसका साफ मतलब यह है कि बीजेपी गठबंधन को 21 सीटों का नुकसान का डर था। और जब सर्वे हुआ तो यह सामने आया कि 21 सीटों की नुकसान नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, सर्वे में यह भी सामने आया कि महाविकास अघाड़ी अगर साथ में चुनाव लड़े तो बीजेपी के लिए परेशानी हो सकती है, जैसे कि नागपुर में विधान परिषद के चुनाव में हुआ और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। पुणे उपचुनाव में भी बीजेपी की हार इसीलिए हुई। लिहाजा बीजेपी के लिए MVA यानी कि जो गठबंधन था महाविकास अघाड़ी का, उसे तोड़ना जरूरी था। और शिवसेना में टूट के बाद, और देखिए कितना खास, 2 जुलाई पिछले साल सरकार बनी शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की, शिवसेना टूट गई थी। 1 साल के अंदर एनसीपी को तोड़ दिया है। अब शिवसेना में टूट के बाद बीजेपी के लिए सबसे कमजोर कड़ी एनसीपी थी, क्योंकि पार्टी के कई विधायक पहले से ही बीजेपी के साथ सरकार में शामिल होना चाहते हैं, इच्छा जता रहे थे। और यहां तक कि अभी भी जो शिवसेना के साथ हैं, यहां तक कि पार्टी चीफ, सूत्र बताते हैं कि उनका भी मन अभी बीजेपी में ही लगा हुआ है। हालांकि उनकी अजीत पवार से नहीं बनती, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि वो बीजेपी के साथ शामिल। अब एक बार एनसीपी को लेकर बीजेपी की तैयारी पुख्ता हुई तो फिर प्लान पूरा करने का फैसला कर लिया। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी में फूट की पटकथा शुक्रवार यानी 30 जून को लिखी जा चुकी थी। अजीत पवार ने नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने स्पीकर को एक चिट्ठी सौंपी जिसमें एनसीपी विधायक के दरख्वास्त थी। इस चिट्ठी में आपको बता दें कि जब वो चिट्ठी सौंपी गई तो तमाम उन विधायकों के दस्तखत भी उसमें मौजूद थे। इस चिट्ठी में जयंत पाटिल की जगह अजीत पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता नियुक्त करने की बात की गई थी। ये वही हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, ये वही विधायक दल के नेता जो जयंत पाटिल, जो अभी फिलहाल मनी मन बीजेपी के साथ जाने के सपने देख रहे हैं। तो ये कहा गया कि अजीत पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता नियुक्त करने की बात की गई उस चिट्ठी में, और इस लेटर के आधार पर अजीत पवार ने विधायक दल के नेता के तौर पर राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर शिंदे सरकार के समर्थन की बात कही और जिसके बाद शपथ ग्रहण का आयोजन हुआ। सूत्रों के मुताबिक पहले ये शपथ ग्रहण 3 तारीख यानी सोमवार को होना था, लेकिन इसकी भनक बड़े चाचा यानी चाचा पवार को लग गई और
जिसके बाद आनन फानन में शपथ ग्रहण रविवार को होने वाला था, उसका फैसला हुआ कि रविवार को किया जाए। अब बताया जा रहा है कि जिन एनसीपी विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली वो पिछले 2 महीने से शरद पवार से मुलाकात कर रहे थे और बीजेपी शिंदे सरकार में शामिल होने की मांग भी कर रहे थे। लेकिन ये कहानी पूरी नहीं है। दरअसल ये पटकथा 28 तारीख को लिखी गई। ये पटकथा गुजरात की धरती पर लिखी गई जब अमित शाह राजकोट में मौजूद थे। बहुत खास बात है क्योंकि अक्सर हम कह रहे हैं कि ये पटकथा कब लिखी गई, पर असल तारीख आपको बताऊंगी और असल जगह बताऊंगी कि अमित शाह जब राजकोट में मौजूद थे तब ये पटकथा लिखी गई। और सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे वहां गुवाहाटी के रास्ते पहुंचे जबकि देवेंद्र फडणवीस इंदौर के रास्ते। दोनों ने वहां अमित शाह को एनसीपी के भीतर चल रही खींचतान की जानकारी दी, तमाम प्लान एग्जीक्यूट करने का ग्रीन सिग्नल भी लिया और 29 जून को दिल्ली में तो बस दोनों गुप्त मीटिंग के जरिए आला कमान को प्लान का पुख्ता होने का कंफर्मेशन देने आए थे। अब यहां यह समझना भी जरूरी है कि इस फूट से बीजेपी को क्या मिला। सरकार के 9 साल के कार्यक्रम के जश्न के दौरान पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा था कि भाजपा के लिए महाराष्ट्र और बिहार बेहद क्रिटिकल राज्य है 2024 के लिहाज से। क्यों, वो भी समझ लीजिए। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, बिहार में 40 और उत्तर प्रदेश में 80। कुल मिलाकर 100, अगर बात करें इन तीनों की तो 168 सीटें, यानी मैजिक नंबर या कह सकते हैं कि वो जो फिगर होता है उसका मेजॉरिटी का आधे से ज्यादा और सिर्फ ये 3 राज्य मिलकर ला सकते हैं। जबकि गुजरात जैसे बात करें दूसरे राज्यों की तो गुजरात 26 है लोकसभा की, राजस्थान 25 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। और देखिए तब ये खुद समझ में आ सकता है कि इसीलिए क्यों बीजेपी टारगेट कर रही है महाराष्ट्र पर, बिहार पर और उत्तर प्रदेश। अगर ये 3 जगह फोकस अच्छा रहा तो आधे से ज्यादा टेंशन, क्योंकि मेजॉरिटी के आधे से ज्यादा तो हो ही जाता। तो अब ये समझ सकते हैं कि भाजपा के लिए 2024 के रण के द्वार में महाराष्ट्र से होकर ये पूरा जो रण है, जो जीत है, वो महाराष्ट्र से होकर गुजरती है और इसीलिए महाराष्ट्र में सियासी सर्जरी वक्त की जरूरत बन गई थी। लेकिन एनसीपी में फूट तो इस सर्जरी का एक हिस्सा है। पूरी सर्जरी क्या है और कैसे है, जिसका जिक्र हमने आपको कहा था कि कांग्रेस की फूट और बीआरएस, वो आगे बताएंगे। कैसे बीजेपी इसे पुख्ता करेगी, आपको पॉलिटिकल कॉरिडोर की अगली कड़ी में बताऊंगी। तब तक आप महाराष्ट्र में बदलते बनते सियासी समीकरण देखते रहिए, क्योंकि शरद पवार और मोहन भागवत की मुलाकात के मायने भी कम अहम नहीं है। तो इंतजार कीजिए कल तक, जब बगावत की कहानी का दूसरा सिरा खुलेगा। नमस्कार।